नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण के संबंध में विस्तार से। इससे पूर्व आपने क्लास में पढ़ा पुनर्जागरण के अर्थ क्या था, पुनर्जागरण कौन सी शताब्दी में हुआ, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये किस शब्द से निकला है, किस भाषा के शब्द से निकला है, विभिन्न इतिहासकारों ने इसके संबंध में किस तरह के विचार व्यक्त किए हैं। और फिर हमने प्रारंभ किया था पुनर्जागरण के कारण, जिसमें आपने पढ़ा कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आधिपत्य। फिर आपने पढ़ा नगरों में अभिवृद्धि। नगरों में अभिवृद्धि के पश्चात अब अगली क्लास आज से आपकी प्रारंभ होगी, उसमें हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण के अन्य कारण। हमने पुनर्जागरण का अर्थ पढ़ा, अंग्रेजी में इस शब्द को क्या कहते हैं, फ्रेंच में क्या कहते हैं, इसकी जानकारी ली। विभिन्न इतिहासकारों की दृष्टि में पुनर्जागरण क्या था, इसको विस्तार से जाना। फिर हमने कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार कब हुआ, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के बाद वहाँ आवासित ईसाइयों की स्थिति क्या रही, यूनानी विद्वान कहाँ चले गए, उसके बारे में पढ़ा। तत्पश्चात हमने नगरों की वृद्धि को देखा, कौन से नवीन नगर आबाद रहे, इसके बारे में जानकारी ली। अब बच्चों हम देखेंगे पुनर्जागरण का कारण, छापे खाने का आविष्कार। छापे खाने की मशीन का आविष्कार 1450 ईस्वी में गुटनबर्ग द्वारा किया गया और पुनर्जागरण आंदोलन की सफलता का श्रेय छापे खाने को दिया जाता है। इसके अभाव में साहित्यिक वैज्ञानिक ग्रंथों की उपलब्धि जनसाधारण को किसी प्रकार हो सकती थी। 1450 में गुटनबर्ग द्वारा, जो जर्मन के विद्वान थे, इनके द्वारा इस मशीन का आविष्कार किया गया और साहित्य के क्षेत्र में ये उपयोगी सिद्ध हुई। इस आविष्कार का परिणाम ये हुआ कि जो बाइबिल थी उसकी ढेरों मुद्रित प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध होने लगी। जनता धर्म का सही अर्थ समझने लगी। लोगों में जो धार्मिक अंधविश्वासों से संबंधित बातें थी वो धीरे धीरे उनके मानस पटल से विस्मृत होने लगी। उनके दिलों में शिक्षा के प्रसार से नवीन विचार उत्पन्न होने लगे। शिक्षा और धर्म का ज्ञान धर्माधिकारियों की बपोती में ही रहा। आम व्यक्ति धर्म तथा तर्क का विकास कर सकता था। जनसाधारण को अपनी दयनीय स्थिति का भान हुआ। इस तरह हम कह सकते हैं कि छापे खाने की मशीन के आविष्कार से जो धर्म के बारे में पोप और पादरियों के द्वारा जो व्याख्यान दिए जा रहे थे, उससे जनसाधारण धार्मिक अंधविश्वासों से धीरे धीरे निकलता गया। शिक्षा के प्रसार से उसके विचारों में तर्क उत्पन्न होने लगा। यदि कोई धर्माधिकारी उन्हें गलत शिक्षा देता तो वो एक प्रश्न चिन्ह लगा सकते थे, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। तो एक प्रश्न चिन्ह किसने लगाया? जब बाइबिल की अनेकों प्रतियां जनता को सहज और सस्ते दामों में उपलब्ध होने लगी तो जनसाधारण उसको पढ़ने लगा। अभी तक बाइबिल केवल किसकी तिजोरी में रखी जाती थी? पोप के पास, चर्च के पास, क्योंकि हस्तलिखित होती थी। उसको केवल दूर से ही नमस्कार किया जाता था, उसको हाथ से छूने की इजाज़त किसी को नहीं होती थी। लेकिन अब बाइबिल क्योंकि छापे खाने की मशीन में पुस्तकों की भांति छपने लगी तो जनसाधारण उसको पढ़ने लगा और धर्म की सही व्याख्या क्या है जनता को स्वयं उपलब्ध होने लगा। पुनर्जागरण के कारणों में
अब हम जानेंगे मानवतावाद। मानवतावाद क्या था? ये लैटिन भाषा का शब्द है ह्यूमैनिटास, जिसका अभिप्राय है उन्नत ज्ञान। मानवतावादी मनुष्य को धर्मशास्त्रों के प्रति कोई रुचि नहीं थी। वे जनसाधारण को सुसंस्कृत बनाने के लिए प्राचीन साहित्य पर बल देते थे। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन विद्वान एफ जे नीच हैमर ने किया। इस प्रकार यूरोप के विद्वानों में मानवतावाद शब्द का प्रारंभ हुआ। मानवतावाद का तात्पर्य है उस उन्नत ज्ञान से है जिसमें मानवता हो, माधुर्य हो और जीवन की वास्तविकता निहित हो। इसके सामने आध्यात्मिकता और धर्मशास्त्र गौण होते थे। इसका प्रचारक और प्रसारक था पेट्रार्क, जो मानवतावाद का जिसने खूब प्रचार किया और केवल ये मानव की उन्नति, उसके विकास और उसके जीवन में रुचि लेना, मानव जीवन को किस प्रकार सुखी बनाया जा सकता है और उन्नत कैसे बनाया जा सकता है, इस संसार में मानव के महत्व को किस तरह प्रतिपादित किया जा सकता है, इसके बारे में मानवतावादी विचारकों द्वारा प्रचार और प्रसार किया गया। क्योंकि जो पुनर्जागरण से पूर्व की स्थिति थी उसमें मानव गौण था, धर्म प्रमुख था और धर्म में भी इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि ये जीवन नश्वर है, इसलिए मनुष्य को अपना अगला जीवन महत्वपूर्ण बनाने के लिए तप त्याग तपस्या पर बल देना है। लेकिन मानवतावादियों ने मानव जीवन में रुचि लेकर मनुष्य की उन्नति के प्रयास किए। तो इससे जनसाधारण में अपने प्रति सम्मान की भावना, विचारों में परिवर्तन आने लगा, जो पुनर्जागरण का एक कारण बना। भौगोलिक अन्वेषण। भौगोलिक अन्वेषण का अभिप्राय है कि भौगोलिक खोजें। हमने पहले पढ़ा बच्चों कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था और कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण जो ये कुस्तुनतुनिया था एक व्यापारिक केंद्र के रूप में था। यहाँ इस मार्ग से होकर यूरोपवासी एशिया से व्यापार करते थे। जब ये मार्ग अवरुद्ध हो गया तो यूरोप को एशिया से व्यापार करने में अनेक बाधाएं उपस्थित होने लगी। इस कार्य के लिए नवीन मार्ग खोजना आवश्यक था। इस कार्य के लिए पहल की स्पेन और पुर्तगाल द्वारा, जिसके संरक्षण में अनेक नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजे गए। सबसे पहले जो वास्को डिगामा था उसने 1498 में भारत को खोजा। कोलंबस द्वारा भी प्रयास किया गया एशिया तक जाने के और दूसरे मार्गों को खोजने के, तो अमेरिका की खोज 1492 में हुई। नवीन मार्गों को खोजने का प्रमुख कारण यही रहा कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होने लगा। जब नवीन मार्ग खोजे गए, नवीन देशों से परिचय हुआ यूरोप वासियों को, तो उनके मन में जो भ्रांत धारणाएं थी, क्योंकि विचारों का जब आदान प्रदान होता है तो नवीन विचारों के प्रति लोगों में आस्था उत्पन्न होती है। तो जो यूरोप वासियों की कूपमंडूकता थी, अंधविश्वास था, वो शने शने दूर होने लगे और नवीन विचारधाराएं यूरोप वासियों में पनपने लगी। पुनर्जागरण का एक कारण विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना। मंगोल एक जाति थी और इस का जब आप सेकेंड ईयर में आओगे बच्चे तो मंगोल साम्राज्य पढ़ेंगे हम। जब दिल्ली सल्तनत था, अलाउद्दीन खिलजी का आपने नाम सुना होगा, इल्तुतमिश का नाम सुना होगा,
उसके समय ये मंगोल भारत में आते थे और आक्रमण करते थे। तो चंगेज खां जब मंगोल था वो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के समय भारत आया था। उसके पुत्र कुबलाई खां द्वारा इस समय चीन में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया गया। चीन कहाँ था? एशिया में। और ये जो इसके चीन के जो प्रमुख केंद्र थे पेकिंग और समरकंद अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र थे। उसके साम्राज्य में समस्त पोलैंड, हंगरी आदि प्रदेश सम्मिलित थे। उसके दरबार में सभी देशों के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान सदैव बने रहते थे। पेकिंग और समरकंद अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र बन गए थे। अतः इस युग में पूर्व और पश्चिम में वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। वेनिस निवासी, वेनिस कहाँ है? इटली का निवासी मार्को पोलो 1772 ईस्वी में इसी समय इसके दरबार में चीन आया था और यहाँ से लौटकर उसने अपनी यात्रा का विशुद्ध वर्णन किया था। इस वर्णन में यूरोपवासी एशियाई देशों में जाने को आतुर हो गए। कहते हैं कि वास्को डिगामा और कोलंबस को भी नवीन देशों की खोज की प्रेरणा इसी यात्रा से मिली थी। मार्को पोलो ने पश्चिम वालों को पूर्वी देशों के रहस्यों से भी परिचित करवाया। तो बच्चों आपके वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, कुबलाई खां ने कहाँ साम्राज्य स्थापित किया? मार्को पोलो कौन था और वो चीन कब आया? तो आपको मैंने जानकारी दी। पुनर्जागरण के कारणों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तत्पश्चात आगे और बच्चों एक प्रश्न ये भी आता है भौगोलिक अन्वेषण में से वास्को डिगामा ने कब और किस देश की खोज की? कोलंबस ने कब और किस देश की खोज की? इन खोजों का प्रमुख कारण क्या रहा? तो आपको ध्यान रखना है। 2 प्रश्न इसमें से तैयार हो रहे हैं आपके वन वर्ड वाले। मानवतावाद में आप देखेंगे कि मानवतावाद में से प्रश्न आता है कि ये किस भाषा का शब्द है? तो आपको लिखना है लैटिन भाषा का शब्द है। मानवतावाद का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय आपको बताना है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ये आपको एफ.जे. नीच हैमर का नाम लिखना है। और इसका प्रचार और प्रसार किसने किया? उसमें पेट्रार्क का नाम आपको देना है। तो इस तरह से बच्चों हमने आज जो है ये पढ़ा आपके सामने और इसकी जानकारी आपको दी।